अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के हवाले से। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है सेट थ्योरी। इससे पहले जो हमने 6 लेक्चर्स पढ़े थे वो थे लॉजिक से रेलिवेंट, मतलब उन 6 लेक्चर्स को अगर हम कंबाइन करें तो उनका टॉपिक क्या बनता था, लॉजिक। तो आज हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड मेजर टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है, सेट थ्योरी। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है वो सेट थ्योरी के बारे में जानते होंगे। 9th 10th में भी सेट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अगर तो आप लोगों ने वो पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत आसान लगेंगे, एक तरह की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तब भी कोई इतना मसला नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करते हैं सेट की। व्हाट इज अ सेट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यूनिक, यानी एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब यूनिक होते हैं, रिपीट नहीं होते। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, द एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट। ऑब्जेक्ट्स को हम सेट के मेंबर्स भी कहते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए, कैपिटल बी। इसका मतलब जो सेट को जो डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कैपिटल लेटर्स के जरिए किया जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई लोअर केस लेटर्स। और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर्स के जरिए जाहिर करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है वो ए के अंदर पाया जाता है। इसको हम एक्स इज इन ए भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अदरवाइज वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी एक्स जो है वो इज नॉट इन ए, एक्स जो है वो ए के अंदर नहीं है, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये सिंबल आपने याद रखनी है, बिलोंग्स टू, और ये है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उससे पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी जैसे ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 सो ऑन 50, एंड सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। तो ये जो आप 3 डॉट्स देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एलिप्सिस, या इसको सो फोर्थ भी कहते हैं, सो ऑन भी कहते हैं। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम एलिमेंट्स को वर्ड्स के जरिए जाहिर करते हैं। यानी आप देखें, ये जो हमने यहाँ पे सेट लिखा था ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको अगर आप वर्ड्स में लिखेंगे तो ऐसे होगा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके। और ये जो है 2 से लेकर 50 तक, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन वर्ड्स? सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस आर इक्वल टू 50। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाहिर किया जाता है। फिर एक और फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं, एक और तरीका होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में जाहिर करते हैं। सेट के एलिमेंट्स को मुख्तलिफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के जरिए उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में जाहिर करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं a इज इक्वल टू ऑल x, या ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू n। ये कैपिटल लाइन है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 5। यानी इसको हम पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5। यानी ये वाला जो सेट था इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ पे n से मुराद नेचुरल नंबर्स हैं, e से मुराद इवन नंबर्स हैं, o से मुराद ऑड नंबर्स हैं। इसको आप पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू e, यानी कि इवन नंबर्स, सच दैट x is greater than 0 and x is less than equal to 50। इसको हम पढ़ेंगे x belongs to O such that the x is greater than 0। ओके।
यहाँ पे कुछ कॉमन सेट्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसको हम देख लेते हैं, या आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले। जैसे सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें एक जीरो ऐड कर दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं होता, ठीक है, बाकी सारा वही है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो उसको आप इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं। जी स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर ज़ोलिन, ठीक है। जी, यानी कुछ लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जी कि नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से किया है, तो इंटीजर्स को आई से क्यों नहीं किया। आई से इसलिए नहीं किया क्योंकि जर्मन वर्ड इंटीजर के लिए जो है वो ज़ोलिन है, और ज़ोलिन का पहला लेटर जो है वो जी है। इस वजह से इंटीजर्स को आपने जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद है इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स में जस्ट इवन नंबर्स आएंगे इंटीजर्स वाले, और इंटीजर्स हैं। प्राइम नंबर्स आप लोग जानते होंगे, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं और वन पर डिवाइड होते हैं। फिर रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। शर्त यह है कि जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/5, 5/2, ठीक है। ये जिनको हम उर्दू में हम कहते हैं बटे की शक्ल में लिखते हैं। इसी तरह सेट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते, ठीक है, यानी जो इस तरह से पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके एग्जांपल्स में 2√, 3√, पाई, एक्स ई। इसी तरह रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन करें, क्यू और क्यू बार को आप कंबाइन करें यानी यूनियन लें इसका, तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को आप क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, जहां पे ये आई इन्वॉल्व हो जाए, आई, ठीक है। आई क्या चीज़ है, यहाँ पे इसको आयोटा कहते हैं उसको, जहाँ पे आई का मतलब है -2√, ठीक है, यानी जिसका सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, जिसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर्स की तो अंडर रूट निकाली नहीं जा सकती, तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये मुख्तलिफ तरह के सेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया सबसेट। सबसेट क्या चीज़ है, ये इसकी सिंबल है, ये वाली। इसको हम बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, अगर ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ आप जानते हैं क्या चीज़ है, हमने लॉजिक में पढ़ा था इसको, इस बाई कंडीशन कहते हैं इसको। ये सिंबल भी बनी हुई है उसकी यहाँ पे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर है तो वो एलिमेंट बी के अंदर भी लाजमी होगा। तो ये डेफिनेशन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी की, ठीक है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी, वो अगर एक्स ए के अंदर है तो वही एक्स जो है ना वो बी के अंदर भी लाजमी होगा। इसके ऊपर कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, यानी अगर व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, जब ए बी का सबसेट होगा तो बी को हम बोलेंगे ए का सुपरसेट। यानी अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपरसेट होगा। व्हेन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी then there exists at least one x belongs to a such that x does not belongs to b। यानी जब हम कहते हैं कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है, इट मींस कि कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट लाजमी होता है। एग्जाम्पल्स आ गई कुछ, ये देखें, ए सेट में क्या है 1 3 5, बी में क्या है 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर पाए जाते हैं।
हम कह सकते हैं सी इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज डी, सी में जो 4 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में भी हैं। हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी बिकॉज इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डी के अंदर भी पाए जाते हैं, चाहे ऑर्डर चेंज है लेकिन उसके बावजूद ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट्स के अंदर, यानी सीक्वेंस मैटर नहीं करती। एलिमेंट्स 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, लेकिन एलिमेंट्स के ऑर्डर से सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं डी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, यानी डी भी ए का सबसेट है। ठीक है, डी के सारे एलिमेंट्स ए में पाए जाते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं जी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी बिकॉज ए में एक ऐसा एलिमेंट है 5 जो सी में नहीं है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स q। ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इंटीजर्स का जो सेट है z, इट इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स q। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स आप जानते हैं कौन से हैं, ये है ना इंटीजर्स 0 1 2 3 सो ऑन -1 -2 -3। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है बशर्ते कि q 0 ना हो। तो आप कोई भी इंटीजर ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, उसको आप उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी 2 को आप 2 ओवर 1 लिख सकते हैं, 3 को आप 3 ओवर 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और q 0 भी नहीं है। तो इट मीन्स कि एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई है। देखें यहाँ पे एक एग्जांपल थी कि जी ए जो है इट इज़ अ सबसेट ऑफ डी। ठीक है, कि ए में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे डी के अंदर भी हैं। तो इसी तरह डी जो है वो भी सबसेट है ए का, यानी कि जो डी के एलिमेंट्स हैं वो भी सारे ए के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तकरीबन ये तो इक्वल सेट्स हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट जिसमें फॉर एग्जांपल ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब बी के पास ए के सारे एलिमेंट्स हैं 1 3 5, लेकिन उसके पास कुछ और भी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, ए से ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ठीक है, यानी जो सुपर सेट है उसके पास कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स भी हैं ए से निस्बत। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A is a proper subset of B if and only if every element of A is in B but there is at least one element of B that is not in A। ठीक है, A के तो सारे एलिमेंट्स B में हैं लेकिन B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो A के अंदर नहीं है, तो इसको हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। सबसेट वाली सिंबल ये है जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, और ये प्रॉपर सबसेट है जिसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे देखें उसने कहा जी ए के अंदर 1 3 5 है और बी के अंदर क्या है 1 2 3 5। तो ये 2 जो है ना, ये 2 ये ऐसा एलिमेंट है जो बी के अंदर तो है लेकिन ए के अंदर नहीं है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? Equal sets, two sets are equal if and only if every element is of A is in B and every element of B is in A and it is denoted by A equal to B। ठीक है, तो ये हमने ऊपर एग्जांपल देखी भी थी A और D वाली, A और D वाली। यहाँ पे A का हर एलिमेंट D के अंदर है और D का हर एलिमेंट A के अंदर है, तो दीज आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिकली A इक्वल्स टू B if and only if A is a subset of B and B is a subset of A। ठीक है, ये नीचे इसने एग्जांपल लिखी है। A के अंदर क्या लिखा है 1 2 3 6, फिर C में क्या लिखा है 3 1 6 2, वही एलिमेंट्स है लेकिन उनका ऑर्डर चेंज है। D में क्या लिखा है 1 2 2 3 6 6 6। नॉर्मली सेट्स के अंदर इस तरीके से एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, लेकिन आप कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन एलिमेंट्स को काउंट एक दफ़ा ही किया जाता है। यानी अब 6 जो है वो 3 बार आया लेकिन उसको काउंट एक बार ही किया जाएगा। तो ये D भी है जो है ना वो C के बराबर है, A के बराबर है। और ये क्या लिखा था सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6। डिवाइजर्स क्या होते हैं?
जिस पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, यानी 6 जो है वो 1 पे भी तकसीम हो जाता है, 2 पे भी तकसीम हो जाता है, 3 भी और 6 पे भी। तो यानी वो इन्हीं की बात कर रहा है, 1 2 3 6 की। तो ये चारों सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। वाइड भी कहते हैं, एम्प्टी भी कहते हैं, और इसको फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फाई इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कोई भी सेट आपने लिखा है, कोई भी सेट है, तो फाई उसका सबसेट लाजमी होगा। फिर इसमें एक्सरसाइज आ गई है, कुछ कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जी, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब ये जो लिखा है ना, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये सेट को जाहिर करता है कि भाई इसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स। और ये हमने ब्रैकेट्स के बगैर लिखा है दिस इज एन एलिमेंट। ये सेट है, ये सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है, और ये एलिमेंट है। तो इसको हम क्या सकते हैं, दिस इज ट्रू बिकॉज इस सेट के अंदर ये एक्स है। इसी तरह ये लिखा है जी, ये सेट है और ये वाला सेट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, और दोनों सेम है। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट बिकॉज दोनों एक जैसे सेट हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी, नोट दैट एवरी सेट हैज नेसेसरीली टू सबसेट्स फाई एंड दैट सेट इटसेल्फ। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी सेट हो, उसके कम से कम दो सबसेट लाजमी होते हैं, एक फाई और एक सेट वो खुद। So these two subset are known as improper subsets. Any any other subset is called proper subset. तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी सेट है उसके बाय डिफॉल्ट दो सबसेट तो लाजमी होते हैं, एक तो फाई और एक वो सेट खुद। तो इन दोनों सबसेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट्स भी कहते हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबको हम प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ये बाकी कुछ चीज़ें इसको आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट से मुराद ये होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई सोल्यूशन देख रहे होते हैं किसी चीज़ का, किसी डोमेन, खास डोमेन को डिस्कस कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे 2 4 6, बी में क्या था 3 एलिमेंट्स थे 1 3 5। तो हम इन सब एलिमेंट्स को जिस सेट में लिखेंगे उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम। ये मे भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया हो। वेन डायग्राम क्या होता है कि वो सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, कि उन सेट्स के रीजन्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको एक रेक्टेंगल के जरिए, जो एक बाहर रेक्टेंगल बनाई जाती है उसके अंदर उसको यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे यू लिखा जाता है। फिर उसके अंदर जितने भी सेट्स की बात हो रही होती है, लाइक यहाँ पे दो सेट्स की बात हो रही है ए और बी की, उनको दायरों की शक्ल में जाहिर किया जाता है। ठीक है। ये दायरे आपस में ओवरलैप भी हो सकते हैं और हो सकता है ओवरलैप ना हो, डिपेंड्स ऑन देयर एलिमेंट्स। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे बाद में। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? जिसके एलिमेंट्स की तादाद हमें पता हो कि यार इतने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, कितने हैं। इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? जिसकी तादाद का हमें पता ना हो। ठीक है। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी? सेट इज अ सेट S is said to be finite if it contains exactly m distinct elements. ठीक है, where m denotes some non-negative integer. In such case, we write S mod is equal to m, or n of S equals to m. Or a set is said to be infinite if it is not finite. जो finite नहीं है वो definitely क्या होगा? वो infinite होगा। For example, English letters, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है। आप जानते हैं टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं।
तो उसको अगर हम एस मार्ड लिखेंगे यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो इट्स वैल्यू विल बी 26। और नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हम नल सेट का जब मार्ड निकालेंगे तो हम इसका आंसर 0 लिखेंगे, बिकॉज इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है बिकॉज इसकी कोई नंबर्स की तादाद आप नहीं बता सकते। इसमें लिखा हुआ है सो ऑन, यहाँ पे इलिप्सिस है, तो ये ऑन गोइंग नंबर्स हैं, इसको आप फिक्स नहीं बता सकते इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद आ गया कि नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल क्या होता है कि हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की कि ये एलिमेंट्स इस सेट में हैं या नहीं है। अब मैंने शुरू में बताया था कि इस लेक्चर के शुरू में कि सेट थ्योरी जो है ना बिल्कुल नया टॉपिक है, इसका लॉजिक से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेंबरशिप टेबल एक ऐसी चीज़ है जिसका लॉजिक के साथ ताल्लुक बनता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। टेबल डिस्प्लेइंग द मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, यानी एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स की मेंबरशिप को जाहिर किया जाता है कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर हैं या नहीं है। अगर होंगे तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। टू इंडिकेट दैट एन एलिमेंट इज इन अ सेट, अ 1 इज यूज्ड, कि एक एलिमेंट उसमें है या नहीं है, उसको हम 1 लिखते हैं। इसी तरह टू इंडिकेट दैट एन एलिमेंट इज नॉट इन अ सेट, हम 0 यूज करते हैं। तो मेंबरशिप टेबल्स कैन बी यूज्ड टू प्रूव सेट आइडेंटिटीज। The above table is a membership table for complement of A. Now, in the above table, note that if an element is a member of A, then it cannot be the member of A complement. ठीक है, यानी वो कह रहे हैं अगर कोई एलिमेंट A के अंदर है तो वो उसके A complement के अंदर नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट A में नहीं है तो वो उसके A complement में होगा। A complement क्या होता है? जब आप यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करते हैं तो वो A complement निकल आता है। इसको मज़ीद डिटेल से हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, थैंक यू।